सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से और इसके अंतर्गत हमने बहुत सारी बुक को कंप्लीट कर दिया है। आधी से ज़्यादा बुक हमारी हो गई है। इसमें कुल 900 पृष्ठ हैं, जिसमें से हमने 625 पेज कर दिए। ठीक है, याद रखेंगे जो हमने पीछे पेज करवाए हैं, जो आपको पीछे जो क्लासें हमने ली हैं वो हैं आदिकाल से संबंधित, सबसे पहले है भारतीय इतिहास से संबंधित जो आपके हिंदी साहित्य है उससे संबंधित जितने भी इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं वो। उसके बाद में आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत भी जो आपके भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद है, प्रयोगशील है, नई कविता, समकालीन कविता, सभी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। एक एक क्वेश्चन को पूरी डिटेल्स और बारीकी के साथ में आपको समझाया गया है। इसके बाद में हमने जो गद्य साहित्य है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर किए थे। गद्य साहित्य के अंतर्गत हमारे 2065 क्वेश्चन थे। कितने थे? 2065 क्वेश्चन थे। 2065 क्वेश्चनों को हमने इस तरह से किया है, आप पहले जाके देख सकते हैं क्लास को। सबसे पहले हमने किए हैं गद्य साहित्य से संबंधित जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बन रहे थे वो। उसके बाद में हमने नाटक से संबंधित 10 क्लासें ली, उपन्यास से संबंधित हमारी 20 क्लासें हैं, कहानी से संबंधित 15 क्लासें हैं, निबंध से संबंधित 10 क्लासें हैं, आत्मकथा से संबंधित 7 क्लासें हैं, आलोचना से संबंधित शायद 5 क्लासें हैं। इस प्रकार से रिपोर्टाज है, रेखा चित्र है, दलित विमर्श है, पत्र पत्रिकाएं हैं, इनसे संबंधित हमारी 5 क्लासें हैं। इस प्रकार से हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर पूरे क्वेश्चनों को बड़े ही डिटेल्स के साथ में समझाया है। आप पीछे की क्लासें देख सकते हैं। आज हम करेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित हमारी 2 क्लासें पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने कुल 25 क्वेश्चन करवाए। देखिए 2 क्लास 25 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन को मैंने 1 घंटे में आपको समझाया है। तो आप पीछे की क्लासों में जाके देख सकते हैं कि मैंने 25 क्वेश्चन को 1 घंटे में किस तरह से समझा है, किस प्रकार से आपको पढ़ाया। एक क्वेश्चन में मेरा मतलब है कि मैं आपको 5 या 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो कम से कम मैं आपको निकाल के देती हूँ। तथ्य जो इसमें दिए गए वो, उससे संबंधित जो अन्य तथ्य बनते हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्लास में आज आप बने रहेंगे। क्लास देखने के बाद में अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप पीछे की क्लासें भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि क्लास को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं। देखिए जिसको पसंद आता है वो अपने आप लाइक करता है। जिसको पसंद आती है कि पढ़ने में कुछ फ़ायदा हो रहा है तो उसका जो मित्र होता है, जो अपना होता है, उसके प्रति उसकी जो क्या होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, और उन जिम्मेदारियों के लिए वो अगले के पास में भेजता है कि देखिए यहाँ पे ये क्लासें इतनी अच्छी मिल रही हैं तो आप इसको पढ़िए ताकि आप सक्सेस हो सके। मेरा मतलब यही है कि इस क्लास में जो आप पढ़ेंगे वो आपको याद हो जाना चाहिए। आप क्वेश्चनों को इस प्रकार से करेंगे, मैं जिस प्रकार से आपको पढ़ा रही हूँ, आप किसी भी क्लास को लीजिए, आप किसी भी मतलब बुक ले लीजिए, आप क्वेश्चन आंसर की जो गाइड्स हो, गाइड्स में जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ इसी प्रकार से आप गाइड में क्वेश्चन करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि ये बुक हमारी ख़राब हो रही है, इसको हमने लाल काली पीली कर दी। जब तक आप बुक को लाल काली पीली नहीं करेंगे तब तक आपको बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। तो देखिए मैं बता रही हूँ आपको कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 के रचनाकारों को सूची 2 में लिखी उनकी कृतियों से समुचित मेल करके दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका दिया गया मम्मट का कौन सा है तो काव्य प्रकाश है। विश्वनाथ का कौन सा है तो विश्वनाथ। देखिए मम्मट, मम्मा आपके काव्य में प्रकाश, आपके जीवन में प्रकाश कौन देती है तो आपकी मम्मा। विश्वनाथ साहित्य का दर्पण दिखाओ, और जयदेव चंद्रालोक, और दंडी का है काव्य दर्श। ठीक है, इस प्रकार से आप मिलान करेंगे बुक में। मैं पहले ये क्वेश्चन बता देती हूँ आपको। अब आप लगाएंगे कि जो मम्मट है इनका कौन सा काल। ठीक है, तो मम्मट का कौन सा है 11वीं शताब्दी, विश्वनाथ का कौन सा है 14वीं शताब्दी, जयदेव का कौन सा है तो जयदेव का है 11वीं शताब्दी, और आपका कौन सा जयदेव का 12वीं शताब्दी है, 1200 ईस्वी है, और जो आपका दंडी है इनका 7वीं शताब्दी है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब इनका मिलान कर दिया तो अब हम देखेंगे कि आपका कौन सा आंसर ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका स, ए, ब और द। तो देखिए देख लेते हैं स, ए, ब और द कहाँ पे है। तो आपका स
ए, ब और द, सी ऑप्शन है। देखिए सूची 1 के रचनाकारों को सूची 2 में लिखी गई उनकी कृतियों से सही सुमेलन इस प्रकार से। मम्मट कौन सी शताब्दी के? तो मम्मट है आपके कौन सी शताब्दी के? मम्मट है आपके 11वीं शताब्दी के, ठीक है। इनका ग्रंथ है काव्य प्रकाश। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण। जयदेव 1200 ईस्वी, चंद्रालोक। दंडी 7वीं ईस्वी और काव्यादर्श। दंडी से दर्श याद रखेंगे, काव्यादर्श। और दंड आपको कितने मिलने चाहिए? 7 दंड मिलने चाहिए अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भरत के रससूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव, निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति, आशावाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? हमने आपको पहले भी बताया था, पिछली क्लास में बिल्कुल आपको समझाया था कि किस प्रकार से होगा। भरत मुनि के जो काव्य रस सूत्र था कौन सा? विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादश निष्पत्ति। उसमें निष्पत्ति को लेकर 4 व्याख्याकार थे जिन्होंने 4 अलग अलग अर्थ बताए थे, व्याख्या की थी इन्होंने। चारों का नाम यहाँ पे आ गया। भट्ट लोलट ने की थी, श्री शंकुक ने, अभिनव गुप्त ने और भट्ट नायक ने। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, जो संयोग है उसका अर्थ भोज्य भोजक भाव किसने माना है? तो भोज्य भोजक भाव मानने वाले हैं कौन? भट्ट नायक साहब, ठीक है। कौन है? भट्ट नायक। देखिए आगे इसकी व्याख्या भी है। भरत के जो रस सूत्र था, रस सूत्र हमने आपको बता दिया, विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगादश निष्पत्ति। उस जो रस सूत्र है उसके आधार के ऊपर जो 4 व्याख्याकार हैं उन्होंने संयोग का अर्थ भोज भोज्य भाव अथवा निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति, आशावाद की जो स्थापना है वो किस व्याख्याकार ने की है? तो वो भट्ट नायक ने की है, ठीक है। नेक्स्ट, भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग तथा निष्पत्ति शब्द के अर्थ रस की अवस्थिति के संबंध में परवर्ती आचार्यों का मत इस प्रकार से। देखिए जो आपका भरत मुनि के रस सूत्र में कौन से? देखिए विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगा, फिर संयोगा 10 संयोगा रस निष्पत्ति। तो संयोग और निष्पत्ति है उसके आधार पर इन्होंने व्याख्या की थी। तो देखिए किस किस ने क्या व्याख्या की थी, संयोग किस प्रकार से हो रहा है। जो आचार्य लोलट साहब हैं इन्होंने संयोग किसको माना? उत्पाद्य और जो उत्पादक है उसका संयोग माना। निष्पत्ति किसकी हुई? उत्पत्ति की। और जो रस की अवस्थिति है वो कहाँ पे होती है? अनुकार्य मतलब राम में होती है। उसके बाद में है शंकुक। शंकुक का जो संयोग है, शंकुक ने संयोग किस में माना? अनुमाप्य और अनुमापक ने। और इनकी जो निष्पत्ति हुई वो हुई अनुमिति में। और इनके जो वाद है वो भी बता देते हैं हम आपको। जो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो था अनुमितिवाद। और जो भट्ट लोलट है इनका सिद्धांत था कौन सा? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं दिया गया है, आपका सिद्धांत नहीं दिया गया है, लेकिन हम आपको बता देते हैं भट्ट लोलट का सिद्धांत है कौन सा? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। और आपके जो शंकुक हैं इनका है अनुमितिवाद। शंकुक का जो रस की अवस्थिति है वो शंकुक के अनुसार किस में है? अनुकूलता अर्थात नट में, ठीक है। अगला है भट्ट नायक। भट्ट नायक ने संयोग किस में माना? भोज्य और भोजक में। निष्पत्ति किसकी हुई? भुक्ति की। और इन्होंने रस की अवस्थिति किस में मानी? प्रेषक मतलब दर्शकों में। और जो इनका वाद था वो कौन सा था? तो इनका वाद था भुक्तिवाद या भोगवाद। उसके बाद में है आपके अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने संयोग किस में माना? व्यंग्य और व्यंजक में। और इन्होंने निष्पत्ति किसकी की? अभिव्यक्ति की। और जो आपकी रस की अवस्थिति किस में है? तो वहीं प्रेषक दर्शक, यहाँ पे दे दिया सामाजिक मतलब सहृदय में। और इनका जो वाद है वो है अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त का कौन सा वाद है? अभिव्यक्तिवाद, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। अगला है देखिए, शब्दार्थौ ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका है? क्या है? शब्दार्थौ ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन किसका है? तो ये कथन है राजशेखर साहब का। भरत मुनि कौन सी शताब्दी की? तो भरत मुनि आपको पता है 2री ईस्वी पूर्व से, 2री शती ईस्वी पूर्व से 2री ईस्वी तक, ठीक है। इनके मध्य इनका रचनाकाल, इनका जन्म बताया जाता है। वैसे स्पष्ट नहीं है लेकिन सभी में कहीं पे भी देखेंगे आप 2री ईस्वी पूर्व से 2री ईस्वी तक माना जाता है। राजशेखर 9वीं और 10वीं शताब्दी के हैं। विश्वनाथ हैं आपके 14वीं शताब्दी के। और जो भामह हैं ये है 6ठी शताब्दी की, ठीक है। देखिए देख लेते हैं हम यहाँ पे, शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन राजशेखर का है। राजशेखर जी का अन्य कथन है
एक कथन तो ये है, कौन सा? शब्दार्थो ते शरीरम आत्मा, ठीक है। शरीरम रस आत्मा, ये किसका है? राजशेखर का। राजशेखर का अन्य है कौन सा? शब्दार्थयो ययावत सहभावेन विद्या साहित्य विधा, कौन सा? शब्दार्थयो ययावत सहभावेन विधा साहित्य विधा, ये किसका है? तो ये राजशेखर जी का है। भामन ने काव्य की परिभाषा दी। भामन ने काव्य की क्या परिभाषा दी थी? शब्दार्थो सहितो काव्य, मतलब क्या है? शब्दार्थ और जो अर्थ है उसका सहभाव, मतलब साथ साथ रहना ही क्या है? काव्य है। आचार्य विश्वनाथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, वाक्य रसात्मक काव्य। विश्वनाथ की क्या है? वाक्य रसात्मक काव्य। वाक्य रसात्मक काव्य किसके है? विश्वनाथ के। अगला क्वेश्चन, प्रज्ञा नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? क्या है? जो प्रज्ञा नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ये किसकी उक्ति है? तो ये है श्री भट्टतोत की, ठीक है। देखिए, प्रतिभा के महत्व के बारे में प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता उक्ति किसकी है? श्री भट्टतोत की है। इन्होंने किसको महत्व दिया? प्रतिभा को महत्व दिया श्री भट्टतोत साहब ने। इसका अर्थ है, प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसा अनुकूल विचार उत्पन्न करती है। प्रज्ञा किसका नाम है? जो नित्य मतलब हर दिन, नवीन मतलब नया नया, रस अनुकूल विचार उत्पन्न करती है। कौन? प्रतिभा। आचार्य भट्टतोत का समय 10वीं सदी उत्तरार्ध माना जाता है, ठीक है। भट्टतोत जी का समय कौन सा माना जाता है? तो 10वीं सदी उत्तरार्ध माना जाता है। काव्य कौतुकम के रचयिता कौन है? भट्टतोत। ग्रंथ है किसका? भट्टतोत का, लेकिन ये क्या है? अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है अभी। आपसे पूछा जा सकता है कि काव्य कौतुकम ग्रंथ किसका है? तो ये किसका है? भट्टतोत का, लेकिन अभी ये उपलब्ध नहीं है। भट्टतोत के काव्य शास्त्रीय मतों का उल्लेख अभिनव गुप्त की अभिनव भारती में प्राप्त होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो भट्टतोत हैं, इनके जो काव्य शास्त्रीय मत हैं, उसका उल्लेख किस में मिलता है? तो वो मिलता है अभिनव गुप्त की जो अभिनव भारती है उसमें मिलता है, ठीक है। आपको याद हो गए होंगे भट्टतोत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया है? आपसे पूछा है कि जो आचार्य भरत मुनि हैं, उन्होंने नाटक में जो अभिनय है वो किस वेद से लिया है? तो वो लिया है यजुर्वेद से। किससे लिया है? यजुर्वेद से। देखिए, देख लेते हैं इसकी व्याख्या। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में जो अभिनय है उसको यजुर्वेद से लिया है। भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, जिसमें भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ है। देखिए, कौन सा जो आपसे पूछा जा सकता है, जो भारतीय नाट्य शास्त्र और जो काव्य शास्त्र है उसका आदि ग्रंथ कौन सा है? तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। इसमें सर्वप्रथम रस सिद्धांत की चर्चा तथा इसके प्रसिद्ध सूत्र। देखिए, रस सिद्धांत की सबसे पहले चर्चा किसने की? तो भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। और रस सिद्धांत के प्रवर्तक भी किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भरत मुनि ने। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई? तो इन्होंने रसों की संख्या 8 बताई है। अभी वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है? तो वो है 11, ठीक है। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादश निष्पत्ति, इसकी स्थापना की थी किसने? भरत मुनि ने। दंत कथा की मान्यता है कि इंद्र की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने चारों वर्णों, विशेष रूप से शूद्रों में मनोरंजन हो। देखिए, ऊपर निकाले तो फिर पढ़ते हैं। किसकी? दंत कथा की मान्यता है कि इंद्र की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने चारों वर्णों और विशेष रूप से शूद्रों के मनोरंजन और अलौकिक आनंद के लिए नाट्य वेद नामक 5वें वेद का निर्माण किया था। किसने किया था? देखिए, जो इंद्र की प्रार्थना पर, किसके अनुसार है ये? जो दंत कथा है, कही गई कथा है, उसमें क्या बताया गया कि जो इंद्र की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने चारों वर्ण, जिसमें से विशेष रूप से जो शूद्र वर्ण होता था, देखिए वैश्य, रुद्र, क्षत्रिय और एक और है शूद्र, नहीं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देखिए 4 वर्ण हैं, मुझे अब याद नहीं आ रहे। तो इनमें से जो शूद्र हैं उनके मनोरंजन और अलौकिक आनंद के लिए नाट्य वेद नामक 5वें वेद का निर्माण किया था। इस वेद के निर्माण में ऋग्वेद से क्या ले गई? पाठ्य वस्तु। सामवेद से क्या लिया गया? गान। यजुर्वेद से अभिनय
और अथर्ववेद से रस लिया गया था। ठीक है, ऋग्वेद से पाठ्यवस्तु, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से लिया गया था रस। अगला है विखंडनवाद के जनक कौन है? विखंडनवाद में नाम आ रहा है खंडन खंडन खंडन। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे हम देरिदा, और देरिदा में साउंड आ रहा है दरिंदा दरिंदा दरिंदा। देखिए मेरा ये नहीं है कि मैं इनके नाम के ऊपर इनके ऊपर अपशब्द या किस प्रकार की लैंग्वेज यूज करी हूँ, ये मेरे लिए मेरे परमपिता परमात्मा से भी बढ़कर हैं। ठीक है, तो देखिए जो देरिंदा है और जो इनके बारे में मैं आपको सिर्फ याद करवा रही हूँ, कोरिलेट करवा के। ठीक है, आप अन्य पक्ष में नहीं जाएंगे। तो देखिए विखंडनवाद मतलब खंडन करें, और कौन कर सकता है खंडन वंडन? आपका जो दरिंदा लोग होते हैं वही कर सकते हैं। तो देखिए विखंडनवाद के जनक कौन है? देरिदा साहब है। ये मेरे लिए बहुत ही सामान्य है, लेकिन यहाँ पे मेरा मतलब इनकी आत्मा, किसी की आत्मा को ठेस पहुँचाना नहीं है। तो देखिए याद रखेंगे विखंडनवाद के कौन है जनक? देरिंदा साहब है। विखंडनवाद का जनक देरिदा को माना जाता है। जोक देरिदा का जन्म सन 1930 में अल्जीरिया के यहूदी परिवार में हुआ। ठीक है, कहाँ पे? अल्जीरिया के यहूदी परिवार में सन 1930 को जोक देरिदा का जन्म हुआ था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ऑफ ग्रामेटोलॉजी है। इनका मानना है कि किसी भी पाठ में वर्चस्व और हास्य या गोड़ का चिंतन भाषाई अर्थ में मौजूद होता है। क्या है? किसी भी पाठ में वर्चस्व और जो हास्य या गोड़ होता है उसका चिंतन भाषाई अर्थ में मौजूद होता है, जो वर्चस्व और गोड़ रूप में द्विविभाजन से आरंभ होकर निरंतर विकसित होता रहता है। किसमें? जो वर्चस्व और गोड़ है उसके रूप में द्विविभाजित होकर क्या होता है? आरंभ होकर ये निरंतर विकसित होता रहता है। अर्थात वर्चस्ववादी व्यवस्था में किसी पाठ के केंद्र में स्थित अर्थ को विखंडित करके उसकी जगह हास्य या गोड़ बना दिए गए अर्थ को स्थापित किया जा सकता है। क्या है? कि जो अर्थ है, यहाँ पे बात समझेंगे आप, कि जो वर्चस्ववादी व्यवस्था है उसमें क्या है कि किसी पाठ के केंद्र में स्थित जो अर्थ है उस अर्थ को क्या कर दिया जाता है? खंडित कर दिया जाता है, विखंडित कर दिया जाता है, और उसकी जगह पे जो हाशिया या गोड़ शब्द होता है, गोड़ शब्द होता है, उसको बना दिया जाता है और उसमें अर्थ को स्थापित किया जाता है। इस रूप में किसी पाठ को पढ़ा जाना विखंडन कहलाता है, और इस रूप में किसी पाठ को पढ़ा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? विखंडन कहा जाता है। अगला है हिंदी काव्य शास्त्र में भौतिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो हिंदी काव्य शास्त्र है इसमें जो भौतिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है? तो वो हैं गणपति चंद्र गुप्त जी। ठीक है, कौन है? गणपति चंद्र गुप्त जी। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं गणपति चंद्र गुप्त जी। गणपति चंद्र गुप्त का जन्म 15 जुलाई सन 1928 को राजस्थान के मंडा सुरेरा में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं साहित्य विज्ञान, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा आदि किसकी रचना है? ये गणपति चंद्र गुप्त जी की। अगला है निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो अभिज्ञान है उसका संबंध किससे है? तो अभिज्ञान का संबंध होता है कथानक से। ठीक है, याद रखेंगे निम्नलिखित में से जो अभिज्ञान है उसका संबंध किससे है? तो वो है अभिज्ञान का संबंध है कथानक से। देखिए अभिज्ञान का संबंध किससे है? तो अभिज्ञान का संबंध है कथानक से। अभिज्ञान संबंध अरस्तु की मान्यता में आया हुआ है। ठीक है, अभिज्ञान शब्द है वो किस में आया है? अरस्तु की मान्यता में आया हुआ है। यह शब्द यूनानी भाषा के क्या दिया है? अग्निनोरिशिस शब्द से आया है, और ये इसका क्या है? हिंदी अनुवाद है। किसका? जो अनग्न, एक मिनट हटा देते हैं इसको। हाँ, अब समझ में आएगा। क्या नाम है ये? अग्नोरिशिस है। ठीक है, इसका क्या है? हिंदी अनुवाद है। अभिज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की परिणति। अभिज्ञान दुखांतक के अंतर्गत कथानक में पात्रों के मन में प्रेम अथवा घृणा का भाव जागृत करता है। क्या होता है? जो अभिज्ञान होता है वो क्या करता है? दुखांतक के अंतर्गत कथानक में जो पात्र होते हैं उनके मन में प्रेम अथवा घृणा का भाव जागृत करता है। ठीक है, सॉरी। अभिज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की परिणति। आप याद रखेंगे जो अभिज्ञान है
उसका संबंध किससे है? कथानक से। अभिज्ञान शब्द का अरस्तु ने मान्यता दी है। ठीक है, अभिज्ञान शब्द कहाँ पे है? अरस्तु की मान्यता में है, ये भी याद रखेंगे। और ये किसका शब्द है? तो यूनानी भाषा है जो एनग्नोरिसिस है। क्या नाम है? एनग्नोरिसिस, उसका हिंदी अनुवाद है। और अभिज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान की परिणति। याद रखेंगे, अभिज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान की परिणति होता है, जिसमें क्या आएगा? अभिज्ञान दुखांतक के अंतर्गत कथानक में पात्रों के मन में प्रेम और घृणा का भाव जागृत करता है। ठीक है, अभिज्ञान करता है, क्या करता है? तो दुखांतक के जो अंतर्गत जो कथानक हैं उनमें क्या करता है? कथानक में जो पात्र होते हैं उनमें मन में प्रेम घृणा का भाव क्या करता है? अभिज्ञान करता है। ठीक, अगला दिया गया कथन और कारण। अभिकथन है, जोक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है। बिल्कुल सही है, जोक देरिदा ने ये बात कही थी कि जो पाठ है उसका अर्थ पाठक तय करता है। हमने कुछ कविता लिख दी, कुछ कहानी लिख दी, कुछ उपन्यास, तो हम उसको किस आधार के ऊपर लिख रहे हैं, हमने किस परिस्थिति को देखा है उसके ऊपर हमने लिखा। लेकिन जो पाठक है वो उस परिस्थिति को, हमारी वाली परिस्थिति को नहीं, वो अपने वातावरण में, अपने समाज में जो परिस्थिति घट रही है उस हिसाब से उसका अर्थ ग्रहण करेगा। क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। क्या है? जो पाठक हैं उनके मन क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, और उससे क्या होता है? पाठ होता है वो बहुलार्थी, मतलब बहुत सारे अर्थ उसके निकलते हैं। ठीक है, देखिए उपरोक्त कथन में आंसर आएगा आपका ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, जोक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है, क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। यहाँ अभिकथन ए से संबंध कारण आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। जोक देरिदा विखंडनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था, जोक देरिदा हैं ये किसके प्रवर्तक हैं? तो वो हैं विखंडनवाद के प्रवर्तक। ठीक है, जोक देरिदा का जन्म सन 1930 को अल्जीरिया में हुआ था। इनके गुरु का नाम था फूको अल्थ्यूरस। ठीक है, जो जोक देरिदा हैं इनके गुरु का नाम क्या है? फूको अल्थ्यूरस। ऑफ ग्रामेटोलॉजी और राइट एंड डिफरेंस 1978 इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। याद रखेंगे, जो जोक देरिदा हैं इनके दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, ऑफ ग्रामेटोलॉजी और राइट एंड डिफरेंस, ये 1978 के इनके दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। पोल द मान विखंडनवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। देखिए, जो विखंडनवाद हैं उसके जनक कौन हैं? तो उसके जनक हैं कौन? जोक देरिदा। आपसे पूछा जा सकता है कि विखंडनवाद के प्रबल समर्थक कौन थे? तो वो थे पोल द मान। ठीक है, पोल द मान कौन है? विखंडनवाद के प्रबल समर्थक, जबकि जोक देरिदा हैं विखंडनवाद के क्या हैं? जनक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह कथन इष्टाभिधेय वक्रोक्तिष्ठा वाचाम अलंकृति ही किसका है? क्या है? कथन दिया गया है इसमें, इष्टाभिधेय वक्रोक्तिरिष्ठा वाचाम अलंकृति ही, ये किसका कथन है? तो ये कथन है किसका? भामह का। ठीक है, किसका है? भामह का। देखिए, एक मिनट, इष्टाभिधेय वक्रोक्तिरिष्ठा वाचाम अलंकृति ही, यह कथन किसका है? भामह का। भामह ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की थी और इसमें 6 परिच्छेद हैं। ठीक है, जो भामह हैं वो कौन सी शताब्दी के? 6ठी शताब्दी के हैं, याद रखेंगे। और जो काव्यालंकार जो नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा था उसमें परिच्छेद भी कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, कितने हैं? 6। भामह 6ठी शताब्दी, दंडी 7वीं शताब्दी, वामन 8वीं 9वीं शताब्दी, और आपके उद्भट हैं ये 9वीं शताब्दी। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलरिज का ग्रंथ नहीं है? आपसे पूछा है कि इनमें से कोलरिज का ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो देखिए, जो द टेबल टॉक है ये इनका नहीं है। ठीक है, लेटर्स इनका है, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर ये भी इन्हीं का है, एलिजाबेथन एसेज ये इनका नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं ए और डी आंसर आएगा इसमें। देखिए, यहाँ पे आंसर आ रहा है ए और डी। एलिजाबेथन एसेज तथा
द टेबल टॉक ग्रंथ कोलरिज के नहीं। याद रखेंगे जो एलिजाबेथन एशेज है वो ग्रंथ किसका है? टी.एस. इलियट साहब का है, जबकि द टेबल टॉक विलियम हैजलिट का ग्रंथ है। कोलरिज द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं? लेटर्स। याद रखेंगे इनके बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं लेटर्स, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, बायोग्राफिया लिटरेरिया, सर्च एंड स्टेट, कन्फेशंस ऑफ इंक्वायरिंग स्पिरिट और द फ्रेंड एड्स टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, कौन कौन से ग्रंथ हैं इनके दोबारा पढ़ लेते हैं हम। लेटर्स, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, बायोग्राफिया लिटरेरिया, सर्च एंड स्टेट, कन्फेशंस ऑफ इंक्वायरिंग स्पिरिट, द फ्रेंड एड्स टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो इतिहास दर्शन है उससे जो मूलतः संबंधित विचारक हैं वो कौन है? वोल्टेयर हैं। कौन है? वोल्टेयर। देखिए, इतिहास दर्शन के मूलतः संबंधित विचारक हैं वोल्टेयर। याद रखेंगे जो इतिहास दर्शन है उससे मूलतः जो संबंधित विचारक हैं कौन है? वोल्टेयर है। वोल्टेयर का मूल नाम फ्रांसिस मेरी एरोयेथ है। क्या नाम है? फ्रांसिस मेरी एरोयेथ। ये किसका नाम है? तो वोल्टेयर का नाम है। ये वोल्टेयर नाम से रचना करते हैं। इनका जन्म पेरिस में 21 नवंबर सन 1694 को हुआ था। ठीक है, जो वोल्टेयर साहब हैं इनका जन्म 21 नवंबर सन 1694 को हुआ था। इन्होंने नाटक, दर्शन, व्यंग्य, कथा तथा काव्य शास्त्रीय रचनाएं लिखी और बंदी बंधाई परंपराओं का विरोध इन्होंने किया है। आपसे पूछा जा सकता है जो बंदी बंधाई परंपराएं हैं उनका विरोध किसने किया है? तो विरोध किया है वोल्टेयर जी ने। अगला है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम आपको बताना है। ठीक है, आपके ग्रंथ दिए गए हैं, इनका सही अनुक्रम आपको बताना है। रिपब्लिक किसका है? प्लेटो का, और इसका 380 ईस्वी पूर्व का है। ठीक है, एक मिनट। माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड ये किसका है? माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड ये किसका है? लियोनेल ट्रिलिंग का है, और ये कब का है? सन 1972 का है। उसके बाद में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जो क्रिटिसिज्म है ये किसका है? आई ए रिचर्ड्स का, और ये कब का है? सन 1929 का। उसके बाद में एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न। देखिए, एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न ये किसका है? तो ये किसका है? ये है थॉमस स्टर्न्स इलियट, सन 1936। तो देखिए, सबसे पहले आएगा आपका रिपब्लिक, और रिपब्लिक सबसे पहले कहाँ पे है? तो ये है आपका ए ऑप्शन में। ठीक है, 1, 3, 4 और 2। ओके, देखिए, रचना है रिपब्लिक, लेखक कौन है? प्लेटो, और प्रकाशन वर्ष 380 ईस्वी पूर्व। अगला है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, और आई ए रिचर्ड्स की है ये, और सन 1929 की है। अगला है एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये थॉमस स्टर्न्स इलियट की है, और सन 1936 की है। अगला है माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये है लियोनेल ट्रिलिंग, और प्रकाशन वर्ष है सन 1972। देखिए, आप हिंदी काव्यशास्त्र और जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र है उसके लिए मेरे हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि मेरे से जो ये वर्ड हैं अटपटे हुए, थोड़े से कंफ्यूज टाइप में पढ़े जाते हैं। ठीक है, आते हुए भी मेरे से गलत हो रहे हैं, तो आप इस बात को दिमाग से नहीं लगाएंगे, आप बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक कौन सी है? तो आपसे पूछा है कि भोजराज की पुस्तक कौन सी है, तो इनकी पुस्तक है श्रृंगार प्रकाश। इनकी एक और है सरस्वती कंठाभरण। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं अभिनव भारती, व्यक्ति विवेक, काव्य कौतुक, और आपका आंसर आएगा डी श्रृंगार प्रकाश। भोजराज की पुस्तक का नाम है श्रृंगार प्रकाश, और इनका अन्य ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण। भोजराज का समय है 11वीं शताब्दी, और इनका जन्म स्थान है मालवा। अभिनव भारती, देखिए ऑप्शन शुरू हो गए हैं अब यहाँ पे। यही तो इस बुक की खासियत है कि इसमें ऑप्शन को भी बिल्कुल पूरी डिटेल्स के साथ में समझाएगा। देखिए, अभिनव भारती आचार्य अभिनव गुप्त की टीका है ये, और इसे नाट्यवेद विवृति भी कहा जाता है। ठीक है, अभिनव भारती ये किसकी है? आचार्य जो अभिनव गुप्त हैं उनकी टीका है, और इन्हें क्या कहा जाता है? नाट्यवेद विवृति भी कहा जाता है। व्यक्ति विवेक, देखिए व्यक्ति विवेक आपके बी ऑप्शन में। व्यक्ति विवेक किसका है? महिम भट्ट
जो राजानक हैं उनकी पुस्तक है ये, और इनका समय 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध एवं जन्म स्थान है इनका कश्मीर। किसका? आपके महिम भट्ट का। अगला है काव्य कौतुकम। काव्य कौतुकम किसका है? तो भट्टतोत का ग्रंथ है ये, और जिस पर अभिनव गुप्त के काव्य कौतुक विवरण नाम से टीका लिखी है। देखिए जो काव्य कौतुक किसका है? भट्टतोत का ग्रंथ है ये, और जिस पर जो अभिनव गुप्त जी हैं उन्होंने काव्य कौतुक विवरण नाम से टीका लिखी है। आज का अंतिम क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा। पट्टनायक की रचना कौन सी है? तो हृदय दर्पण। विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण, और अभिनव गुप्त की है अभिनव भारती। तो यहाँ पे आपका आंसर है 4, 3, 1 और 2। 4, 3, 1 और 2 आपके किस ऑप्शन में है? तो 4, 3, 1 और 2 आपके बी ऑप्शन में। ठीक है, राजशेखर काव्य मीमांसा। ठीक है, और कौन सी शताब्दी है राजशेखर की? 9वीं और 10वीं शताब्दी। ठीक है, भट्टनायक कौन सी शताब्दी के हैं? तो 9वीं शताब्दी के, इनका ग्रंथ है हृदय दर्पण। विश्वनाथ कौन सी शताब्दी के? 14वीं। ठीक है, और ग्रंथ है इनका साहित्य दर्पण। अभिनव गुप्त 10वीं या 11वीं शताब्दी, और इनका ग्रंथ है अभिनव भारती। इसी के साथ करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।